देखो, दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मान लो हमारे पास ये दो डिटर्मिनेंट्स A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2, and this one is multiplied by M1 M2 M3 N1 N2। हम लिखना चाहते हैं इनका प्रोडक्ट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता था रो बाई कॉलम। मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते? फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम पे रखते, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या लिखते थे? A1 L1 प्लस A2 M1 प्लस A3 पहला एलिमेंट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या लिखते थे? A1 L2 प्लस A2 M2 प्लस A3 M। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 L3 A2 M3 A3 M। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप चाहें तो डिटरमिनेंट को भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम बना दो, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन आप चाहे मैट्रिक्स की तरह कर लो, रो बाई कॉलम, या रो बाई रो कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या कॉलम बाई रो कर दो, पहले का कॉलम को दूसरे रो से मल्टीप्लाई करो, या कॉलम बाई कॉलम कर दो, तब भी कोई फर्क। यानी इसमें चार में से किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई करो, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार मेथड है, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो बाई रो, कॉलम बाई। इजिएस्ट इनमें से जो कि रो बाई रो होता है, तो हम डिटरमिनेंट को यूजुअली रो बाई रो का मतलब है कि इसका पहला रो था, उसके पहले रो ऐसे ही रख दो, हॉरिजॉन्टली रख दो, पहले रो को पहले रो पे ही। तो पहले रो को पहले रो पे रख देंगे तो क्या मिलेगा? A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3। फिर पहले रो को दूसरे रो पे रखो, A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस A3 M3। पहले रो को तीसरे रो पे रखो, A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 M। ये पहला रो कंप्लीट हो गया। ऐसे दूसरे रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फिर ऐसे तीसरे रो में आ जाएंगे, थर्ड रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो, सेकंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो। तो यहाँ पे हम रो बाई रो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका सेम आता है। मल्टीप्लिकेशन जो कि रो बाई रो आसानी से होती है, तो रो बाई रो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूं रो बाई रो, मल्टीप्लाइंग रो बाई रो मल्टीप्लाई किया जाए। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो पे रख रहे, फर्स्ट रो क्या मिलेगा आपको? A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3। इसका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पे रख दिया, A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3। देन फर्स्ट रो को सेकंड रो पे रख दो, A1 M1 A2 M2। फर्स्ट रो को थर्ड रो पे रख दो, A1 N1 A2 N2 A3 N3। पहला रो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो। अब ठीक इसी तरह से सेकंड रो से शुरू करेंगे, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तब सेकंड वाले रो को मल्टीप्लाई करें। सेकंड रो, फर्स्ट रो, B1 L1 B2 L2 B3 L3। सेकंड रो B1 M1 B2 M2 B3 M3। सेकंड रो, थर्ड रो B1 N1 B2 N2 B3 N3। सेकंड रो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब थर्ड वाले रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड रो, फर्स्ट रो, C1 L1 C2 L2 C3 L3, C1 M1 C2 M2 C3 M3, and finally C1 N1 C2 N2 C3 N3। आगे बात
ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। लेकिन डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में यूजुअली हम उल्टे तरह से यूज करते हैं। उल्टे तरह से मतलब ये होगा अगर हमारे पास, तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। यानी अगर उल्टा हो, ये डिटर्मिनेंट्स हो, ये वाला गिवन हो, और इसको हमें रिजॉल्व करके लिखना हो दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी एक डिटर्मिनेंट गिवन है उससे हम दो का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? यानी यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे? अगर ये गिवन हो, इससे ये कैसे लिखेंगे? और इसी की जरूरत पड़ती है ज्यादा प्रॉब्लम में कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसे कैसे रिजॉल्व कर लोगे दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखो बहुत सिंपल तरीका है, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, वो मेरे पास नहीं है, मान लो सिर्फ ये, और हम चाहते हैं इसे दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो पहली बात तो ये कि हमें आइडिया कैसे लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पे रेयरली लिखा होगा कि आप इसे दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, ये नहीं लिखा होगा। प्रॉब्लम होगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जाएगी। कई बार क्या होता है कि उसकी वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल होती है, तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट में बना देते हैं और फिर दोनों डिटर्मिनेंट्स के अलग अलग वैल्यू निकाल देते हैं, या अगर उनमें से कोई एक जीरो हो रहा तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने पे हो सकता है कि किसी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो रही हो या दोनों जीरो हो रही हो, तो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो प्रोडक्ट में ब्रेक कैसे करेंगे? आइडिया कैसे आएगा कि दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है इसको, यानी ये बात दिमाग में आएगी नहीं, आएगी कैसे? लिखा नहीं होगा पेपर पे कि आप इसको ब्रेक कीजिए। तो एक तो आप देख रहे हैं कि इसमें हर एक एलिमेंट्स जो है वो तीन तीन के सम के फॉर्म में, इसमें तीन एलिमेंट्स का सम है, तीन का सम है सभी में। तो अगर डिटर्मिनेंट्स के सारे एलिमेंट्स तीन तीन के सम के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और फिर हर एक में जो तीन एलिमेंट्स हैं वो भी दो दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे दो का प्रोडक्ट है A1 into L1, यहाँ पे A2 into L2, यहाँ पे A3 L3, तो इससे आइडिया लग जाता है कि ये दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट तीन तीन के सम के फॉर्म में होना चाहिए और फिर तीन का जो सम है उसमें जो हर एक टर्म होगा वो दो दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं इसे दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा? तो हम क्या करेंगे, इसके पहले रो पे फोकस करेंगे, फर्स्ट रो पे से, और फर्स्ट रो में सभी में पहला वाला फैक्टर सेम दिखाई देना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3। तो पहले रो पे फोकस कीजिए और पहले रो के फर्स्ट फैक्टर पे फोकस कीजिए। अगर फर्स्ट फैक्टर तीनों में सेम दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3, ऐसे दूसरे रो में तीनों में फर्स्ट फैक्टर है B1 B2 B3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, B1 B2 B3। तीसरे रो में फर्स्ट फैक्टर है C1 C2 C3, C1 C2 C3, C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो हम कहेंगे जब हम इससे दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट लिखेंगे तो पहला जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे उसके फर्स्ट रो पे आएगा A1 A2 A3, सेकंड रो पे आएगा B1 B2 B3 और थर्ड रो पे आएगा C1 C2 C3। एक डिटर्मिनेंट का मुझे पता लग गया, फर्स्ट रो में क्या लिखना है? A1 A2 A3, सेकंड रो में B1 B2 B3, थर्ड रो में C1 C2 C3। दूसरे डिटर्मिनेंट के लिए कॉलम पे फोकस करो, ऐसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, और कॉलम के सेकंड फैक्टर को ऑब्जर्व करोगे। कॉलम के सेकंड फैक्टर तीनों में सेम रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं तो सेकंड फैक्टर L1 L2 L3 तीनों में, इसमें सेकंड फैक्टर तीनों में M1 M2 M3 है और इसमें सेकंड फैक्टर तीनों में N1 N2 N3 है। तो जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा उसका पहला रो लिखेंगे L1 L2 L3, दूसरा रो M1 M2 M3, तीसरा रो N1 N2 N3। तो जब हम इससे दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट बनाएंगे तो उल्टा यहां से यहां लिखा जा सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। देखो अब सिर्फ यही क्वेश्चन होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। कहीं पे ये तो लिखा हुआ है नहीं कि इसको दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट बनाइए, आपसे सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी गई। ऑब्वियसली इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और ना ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि इसी तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर ले सिंपल डिटर्मिनेंट में।
तो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से भी नहीं होने वाला कि आप दो रो में सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके कुछ बना लो या कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ बना लो। पर यहाँ पे खास बात ये दिखाई दे रही है कि हर एक में दो दो का प्रोडक्ट तो मुझे दिख ही रहा है, A1 L1 A2 A2, तो यहाँ A1 A2 दिख रहा है, यहाँ भी A1 A2 दिख रहा है, यहाँ भी A1 A2 दिख रहा है। ऐसी बात दूसरे रो में B1 B2 दिख रहा है, थर्ड में C1 C2। तीसरा वाला नहीं है, तो तीसरा वाला मैं अपनी मर्जी से 0 into 0 तो लिख ही सकता हूँ ना, ऐसे लिख दूँ 0 into 0 सब में। तो अगर दो दो का भी सम दिखाई दे रहा है तो थर्ड वाला तो हम अपनी तरफ से ऐड कर ही सकते हैं 0, थर्ड वाला हमने 0 ऐड कर दिया। और अब जब इसे दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले रो पे फोकस करेंगे, तो पहले रो में मुझे दिखेगा A1 A2 0, तीनों में A1 A2 0, A1 A2 0। दूसरे रो में देखेंगे तो B1 B2 0, तीनों में। तीसरे रो में देखेंगे तो तीनों में C1 C2 0। यानी जब दो डिटरमिनेंट लिखेंगे तो जो पहला डिटरमिनेंट होगा हमारा वो होगा A1 A2 0, B1 B2 0, C1 C2 और दूसरे डिटरमिनेंट के लिए कॉलम को ऑब्जर्व करते हैं, कॉलम का सेकंड फैक्टर। अगर कॉलम देखें सेकंड फैक्टर तीनों में सेम है, L1 L2 0, L1 L2 0, L1 L2, उसमें M1 M2 0, उसमें N1 N2। दैट मींस सेकंड डिटरमिनेंट L1 L2 0, M1 M2 0, N1 N2 0। बोलो सही है। सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप उल्टा भी चेक करके देख लो कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा कि नहीं। अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो मल्टीप्लाई करके देखो रो बाई रो, पहले रो को पहले रो पे रखो क्या जाएगा, पहले रो को दूसरे रो पे रखेंगे वो होगा, पहले रो को तीसरे रो पे रखोगे वो होगा। और अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों डिटरमिनेंट में पूरा पूरा एक कॉलम 0 है। दैट मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, उसकी भी वैल्यू 0, इसलिए आंसर हो गया 0। नेक्स्ट में आ जाएगा, क्या हो गया लग रही है सर कोड नहीं मोड़ दिया लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, बात ना करें, ये लिखिए cos A minus B, cos B minus B, cos C minus B, cos A minus Q, cos B minus Q, cos C minus Q, A minus R, cos B minus R, cos C, इसकी वैल्यू 0 कर ले, पहले तो आप इन सभी को एक्सपेंड कर दो cos ऑफ A माइनस बी के फॉर्म देते हैं। cos ऑफ A माइनस बी को आप लिखेंगे cos A cos B प्लस sin A sin B। एक्सपेंड करके देखो, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे देखो तो cos ऑफ A माइनस बी, cos A cos B प्लस sin A, सिमिलरली cos ऑफ B माइनस B, cos B cos B, sin B sin B,
कॉस ऑफ सी माइनस पी, कॉस सी कॉस पी, साइन सी साइन पी। ऐसे ही सेकंड कॉलम कॉस ए कॉस क्यू, साइन ए कॉस बी कॉस क्यू, ई साइन, कॉस सी कॉस क्यू, साइन सी साइन। कॉस ऑफ ए माइनस आर, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, कॉस सी कॉस आर, साइन सी साइन। अब देखो सभी में वैसे 0 इंटू 0 तो लगा ही सकते हैं, 3 2 2 तो दिख ही रहे, तीसरा लगा दूंगा 0 इंटू 0। तो पहले में देखो कॉस ए साइन ए 0, यहाँ भी वही है कॉस ए साइन ए 0, कॉस ए साइन ए। सेकंड रो में कॉस बी साइन बी 0, कॉस बी साइन बी 0, कॉस बी साइन। थर्ड रो कॉस सी साइन सी 0। तो जब आप इसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करोगे तो पहला रो बनेगा कॉस ए साइन ए 0, दूसरा रो कॉस बी साइन बी 0 और तीसरा कॉस सी साइन सी। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट के लिए कॉलम के सेकंड फैक्टर को देखोगे, तीनों में सेम है, कॉस पी साइन पी 0, ऐसे ही वहां से कॉस क्यू साइन क्यू 0। थर्ड वाले से कॉस आर साइन आर 0, कॉस पी साइन पी 0, कॉस क्यू साइन क्यू 0, कॉस आर साइन आर 0। और पूरा पूरा एक कॉलम 0 है दोनों में ही, इसलिए इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। 1 कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस गामा, कॉस बीटा माइनस अल्फा 1, कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस बीटा 1। हो गया सभी को? एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन है, जब भी आपने कंप्लीट किया वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। क्योंकि इस 1 को यहाँ देखते हुए क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस 1 को हम कॉस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो ये कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस 0 हो जाएगा यानी 1, तो इसको लिख दो कॉस अल्फा माइनस अल्फा। ऐसे इसको लिख देंगे 1 को कॉस बीटा माइनस बीटा, और इस वाले 1 को लिख दो कॉस गामा माइनस गामा। बोलिए सही है? और ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया, जब भी क्या था कॉस ए माइनस बी कॉस। जब एक्सपेंड करोगे तो अपने आप ही दिखेगा आपको कि दो डिटर्मिनेंट्स का, क्योंकि इसको एक्सपेंड कर दो कॉस अल्फा कॉस, वही कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्म देते हैं। तो ये एक्सपेंड होगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, या कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, वो कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। एक्सपेंड कर दो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। ऐसे ही बाकी के रो आप एक्सपेंड करके देख लोगे। तीसरा तो हम 0 इंटू 0 ले ही सकते हैं। तो जैसे पहला रो ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, यहाँ भी कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा।
ऐसे सेकंड रो में आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, थर्ड रो में कॉस गामा साइन गामा जीरो। तो जब इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करोगे तो पहला रो होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, दूसरा कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, और तीसरा कॉस गामा साइन गामा जीरो। और दूसरे वाले डिटरमिनेंट के लिए कॉलम को अगर करोगे तो कॉलम में वही आएगा, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, वहाँ से कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, तीसरे से तो एक्चुअली इसी डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, दूसरा भी यही आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, कॉस गामा साइन गामा जीरो। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी। और दोनों ही डिटरमिनेंट में पूरा पूरा एक कॉलम जीरो है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है।